गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेट। पहले पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? न्यायिक शक्ति के हित में है, मतलब न्याय शक्तिशाली के हित में है, यह कथन किसका है? पंडित नेहरू का, प्लेटो का या कैनेडी का? किसका है? न्यायिक शक्तिशाली के हित में है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? किसने कहा है ये? थैसीमैकस ने कहा है। किसने? थैसीमैकस। थैसीमैकस के द्वारा कहा गया है। थैसीमैकस ने कहा है। ठीक है, यहाँ तो ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू है, प्लेटो है और आपका कैनेडी है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कहने वाले कौन थे? थैसीमैकस थे। थैसीमैकस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? कौन कौन है? कार्ल मार्क्स है, लेनिन है, जॉन डस्किन है, एक से अधिक है या इनमें से कोई भी नहीं है? किसके द्वारा वर्ग रहित समाज की संकल्पना की गई थी? साम्यवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कार्ल मार्क्स को, है ना। साम्यवादी व्यवस्था के जनक के रूप में कार्ल मार्क्स। साम्यवादी व्यवस्था के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो वो कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। कार्ल मार्क्स की फेमस पुस्तक कौन सी है? बताइए। कार्ल मार्क्स की फेमस बुक का नाम क्या है? ये आपको बताना है। कार्ल मार्क्स की फेमस बुक का नाम क्या है? ठीक है, हाँ, इसने ही कहा था कि दुनिया के मजदूर एक हो। इनका ही नारा क्या था? इन्हीं का नारा था, दुनिया के मजदूर एक हो। दुनिया के मजदूर यानी विश्व के मजदूर एक हो। विश्व के मजदूर एक हो। विश्व के मजदूर एक हो। किनका कहना था? कार्ल मार्क्स का ही कहना था। कार्ल मार्क्स का ही कहना था। ठीक है, किसकी क्लास है मैम? क्लास है पॉलिटी की। पॉलिटी की क्लास है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्ल मार्क्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 113। किसने कहा है, राजनीति को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूँ? राजनीति को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूँ। माइकल ऑक्सेट, एल लिम्पसन, रॉबर्ट एल्डेल, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं? किसने कहा है? किसके द्वारा ये कहा गया है? एल लिम्पसन ने ही कहा था क्या कि राजनीति के कुछ मूलभूत प्रश्न हैं जो बदलते नहीं हैं लेकिन इनके समाधान बदलते रहते हैं। इनका ही कहना था राजनीति के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं या मूलभूत प्रश्न हैं। मूलभूत प्रश्न हैं। मूलभूत प्रश्न हैं जो बदलते नहीं हैं। बदलते नहीं हैं लेकिन उनके समाधान जो हैं वो क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। लेकिन समाधान बदलते रहते हैं। समाधान बदलते रहते हैं। ठीक है, समाधान क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। तो ये कहने वाले भी कौन थे? राजनीति को मैं एक विवाद की सक्रिय प्रक्रिया समझता हूँ। ये कहने वाले भी एल लिम्पसन थे। एल लिम्पसन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। एल लिम्पसन। हाँ बिल्कुल, बी सबका आंसर सही है। बी सबका आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 114। कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं निभाई जाती है? ये बताना है। बताइए क्या होगा? राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं निभाई जाती है। देश के लिए कानून बनाते हैं वे। एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करती है। ये आपका हो जाएगा। इसमें राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं होती है। उनके विचार और मत
समान हो सकते हैं, सभी मुद्दों पर नहीं होते हैं, बिल्कुल भी समान नहीं होते हैं। तो ये दोनों आपका हो जाएगा सही। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करती है, और तीसरा है उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर। चलिए, तो आंसर क्या होगा, डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप मैम ज्योग्राफी भी डिस्कशन करवाते हैं ना? हाँ, इसके बाद ज्योग्राफी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? यानी जब शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य के अलावा कहाँ पर होता है, केंद्र और राज्य के अलावा आपका पंचायत लेवल पे हो जाता है, यानी स्थानीय सरकार को दे दी जाती है। यहाँ पे पंचायत की बात की जा रही है, स्थानीय सरकार यानी पंचायत की बात की जा रही है, को दे दी जाती है। तो ये क्या कहलाता है, ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है, यानी शक्ति का विभाजन प्रत्येक स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, यही आपका क्या है, विकेंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करें, स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करें तो इसके जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो वो किसे जाना जाता है, रिपन को जाना जाता है, रिपन को जाना जाता है। ठीक है, रिपन को जाना जाता है स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता के रूप में। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है, राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत होती है, राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत होती है। और शुरुआत करने वाले कौन होते हैं, शुरुआत करने वाले होते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं जो इनकी शुरुआत करते हैं। ये लिखाने का भी जरूरत है, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से होती है, राजस्थान के नागौर जिला से होती है, नागौर जिला से होती है। और करने वाले कौन रहते हैं, पंडित नेहरू रहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से किसने भारत की संविधान निर्मात्री सभा को एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश में एक दलीय संगठन बताया है? हम कल ही आपको बताए हैं, किसने कहा है कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी, और कांग्रेस ही क्या है, भारत है, और कांग्रेस ही भारत है, और कांग्रेस ही भारत है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले विंस्टन चर्चिल जो थे, विंस्टन चर्चिल जो थे, चर्चिल ने क्या कहा था, भारत केवल भारत जो है वो केवल बड़े संगठन का या बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। भारत केवल बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। ये कहने वाले कौन थे, ये कहने वाले चर्चिल थे। कौन थे, चर्चिल थे जिन्होंने ये कहा था। ठीक है, और किनके द्वारा कहा गया था, ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था कि संविधान सभा कांग्रेस है, संविधान सभा कांग्रेस है, और कांग्रेस ही क्या है, भारत है, कांग्रेस ही क्या है, कांग्रेस ही भारत है, कांग्रेस ही भारत है। आंसर हो जाएगा क्या, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। आज इतने कम बच्चे क्यों हैं, क्या भी टेस्ट दे ही रहे हैं? चलिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 117, रजा शाह
पहलवी किस देश का सुधारवादी शासक था? किस देश का सुधारवादी शासक था? इनके द्वारा ही पहलवी वंश की नींव भी डाली गई थी। पहलवी वंश की नींव भी इन्हीं के द्वारा डाली गई थी। और ये कहाँ के थे ये आपको बताना है। इनका शासन 1925 से लेकर 41 तक चला था। कब से कब तक? 1925 से लेकर 41 तक चला था। और कौन सा वंश का इन्होंने नींव रखा था? पहलवी वंश का नींव रखा था। पहलवी वंश का। कहाँ के थे? तो ये ईरान के थे। और ईरान का जो प्राचीन आपका था उसी के आधार पर ये ईरान को देखना भी चाहते थे। ठीक है, ईरान की जो प्राचीन सभ्यता थी उसी के आधार पर ये वर्तमान ईरान को भी देखना चाहते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ये कथन है। ठीक है, कौन क्या क्या कथन बोले हैं और दिया गया है, बताइए कौन सा होगा। मैम फास्ट 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 करवा देंगे, टेंशन ना लीजिए, बोलिए। चलिए, अरस्तु के द्वारा क्या कहा गया? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक मार्च है। राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का एक मार्च है। क्या ये अरस्तु के द्वारा कहा गया है? नहीं, ये फ्रीडम हेगले के द्वारा कहा गया है। फ्रीडम हेगले के द्वारा कहा गया है। हेगले के द्वारा कहा गया है, ये कथन हेगले का है। दूसरा है आधुनिक राज्य। आधुनिक राज्य जो है ये वर्ग शोषण का एक साधन है। मतलब राज्य जो है वो किसी एक वर्ग विशेष का शोषण करता है, किसी एक वर्ग विशेष का शोषण करता है। ये कहने वाले कौन है? ये कहने वाले कार्ल मार्क्स हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, तो दोनों गलत हुआ आपका, दोनों गलत हुआ। तीसरा है गांधी राज्य हिंसा को केंद्रित रूप में प्रस्तुत करता है। ये भी आपका क्या है? गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, किसके द्वारा क्या कहा गया है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक मार्च, किसने कहा? हेगले ने। और कार्ल मार्क्स ने कहा आधुनिक राज्य वर्ग का एक साधन है। ठीक है, आंसर होगा डी। 119, राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जातीय आधार पर टिकट का आवंटन क्या दर्शाता है? राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जो जाति के आधार पर टिकट का आवंटन है वो क्या दर्शाता है? ठीक है, जाति के आधार पर अगर बांटा जाता है तो वो क्या दर्शाएगा? जातिवाद, अगर हम जाति देख के टिकट को देंगे तो वो क्या कहलाएगा? जातिवाद कहलाएगा। जातिवाद कहलाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, बी। ठीक है, और अगर हम 17 की बात करें, अनुच्छेद 17 में क्या है ये बताइए। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में क्या है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 17 में क्या है? ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या है ये आपको बताना है। क्लियर है? चलिए, अस्पृश्यता उन्मूलन कब का है? अस्पृश्यता उन्मूलन कब का है? तो ये आपका कब का है? उन्मूलन कब का है? तो ये आपका अधिनियम जो है, अधिनियम 1955 का है। ये अधिनियम कब का है? 1955 का है, जिसमें यही कहा गया है कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ से छुआछूत का क्या होता है? अंत होता है। आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर हुआ, बी। सिंपल सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17। बताइए क्या होगा? 120, विदेश नीति के निर्धारक क्या है? विदेश नीति के निर्धारक क्या है ये बताना है। भारत की भी विदेश नीति रही है, जैसे अभी हाल फिलहाल में ही जो काफी फेमस रहा है वो है आपका पंचशील समझौता। पंचशील समझौता जो कि भारत और चीन के बीच में होता है। भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954 को होता है। ठीक है, पंचशील समझौता, पंचशील
समझौता, ठीक है, किसके किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। कब होता है? 1954 को होता है। कब होता है? 1954 में होता है। भारत और चीन के बीच में ये करवाया जाता है। ये भी एक विदेश नीति का ही उदाहरण है। ये भी एक विदेश नीति का ही उदाहरण है। इसमें भारत के तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं और चीन के तरफ से चौन झाऊ रहते हैं। चौन झाऊ रहते हैं। तो ये क्या निर्धारित करता है, ये पूछा गया है। आर्थिक हित, सैन्य क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। घरेलू राजनीतिक, जब विदेश नीति है तो घरेलू राजनीतिक होगा नहीं। मानवाधिकार है, तकनीकी प्रगति है और पर्यावरण संबंधी चिंता है, ये भी नहीं होगा। विदेश नीति क्या निर्धारित करेगा? तो ये आपका निर्धारित करेगा आर्थिक हित, सैन्य क्षमताएं और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ, क्या है? छुआछूत, बिल्कुल सही। तो आप अस्पृश्यता भी लिख सकते हैं। अच्छा, वो टाइपिंग करने में और दिक्कत होता ना। चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में नहीं था। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1935 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत कौन सा इसमें शामिल नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। ये आपसे पूछा गया, बताइए। चलिए, अगर हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 की बात करें, 1935 की बात करें, भारत परिषद अधिनियम 1935 की बात करें, तो इसमें क्या क्या है? इसमें क्या क्या कहा गया है? ठीक है, सबसे पहले यहां देखते हैं, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। बिल्कुल था, अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। आरबीआई की भी स्थापना थी। ठीक है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, सुप्रीम कोर्ट, संघीय न्यायालय की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का भी इसमें था। उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन, महिला, दलित वर्ग और मजदूर के लिए, महिला दलित वर्ग और मजदूर के लिए किसका था? सांप्रदायिक निर्वाचन का। किसका? सांप्रदायिक निर्वाचन की इसमें बात की गई थी। ठीक है, इन तीनों को आरक्षण इसी में मिला था। उसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। और केंद्र में द्वैध शासन की नींव पड़ी थी। केंद्र में द्वैध शासन की नींव पड़ी थी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया। ये सारा प्रावधान आपका था। तो क्या नहीं था, ये आपसे पूछा गया है। क्या नहीं था? आंसर आ रहा है बी। देखते हैं बी में क्या है। पहला तो देख ही लिए, अखिल भारतीय था। अवशिष्ट विषय पर प्रांतीय विधायिका को आवंटित किया गया था, यही नहीं था। और है प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल था। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। बी, सबका आंसर बी है, भी सही है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 122, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, ये आपको बताना है। और 1935 के ही भारत परिषद अधिनियम को क्या कहा गया था? हमारे संविधान का कार्बन कॉपी कहा गया था, ब्लू कार्बन कहा गया था। ठीक है, जीरोक्स कॉपी भी कह सकते हैं, कहा गया था। चलिए, एक आसान सा क्वेश्चन, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार नहीं, संवैधानिक है। ठीक है, चलिए अगला है, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्ति हो। मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति की बात की जा रही है, वहां वो कौन सा होगा? वो आपका संसदीय व्यवस्था होगा। संसदीय व्यवस्था जिसमें कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होता है। ठीक है,
और नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? नाम मात्र की शक्ति आपकी होती है राष्ट्रपति के पास, वास्तविक किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, कोई सरकार जो संविधान की सीमा से परिबद्ध हो, बिल्कुल संविधान की सीमाओं में क्या हो? परिबद्ध हो, यानी संविधान के दायरे में रहकर काम करे। आंसर क्या होगा? वही आपका संवैधानिक सरकार कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी। आगे क्वेश्चन नंबर 123, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 15 करता है, एक मूल अधिकार है जिसे इनके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, धर्म आदि के आधार पर जो विभेद का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में है ना, हाँ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी उसे बोला जाता है, लघु संविधान। लघु संविधान किसे बोला जाता है? 42वां संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान की दर्जा दी गई है। ठीक है, 42वां संवैधानिक संशोधन, इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसमें? धर्म की स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध है, समता का अधिकार है। अच्छा, मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार हमारा कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है, 6 प्रकार का है। ठीक है, मौलिक अधिकार। समता या समानता का अधिकार जो कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। फिर 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से 22 तक किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है ना। फिर 23-24 आपका शोषण के विरुद्ध है, शोषण के विरुद्ध है। फिर 25 से लेकर 28 तक आपका क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। फिर 29-30 ये आपका शिक्षा से संबंधित है, संस्कृति और शिक्षा से है। 29-30 शिक्षा और संस्कृति, 29 और 30। ठीक है, सारा लिखा ही देते हैं, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा व संस्कृति से है। मौलिक अधिकार 6 प्रकार का होता है। ठीक है, मौलिक अधिकार 6 प्रकार का होता है। सबसे पहले जो समता या समानता का अधिकार है वो हो जाएगा समता या समानता का अधिकार, 14 से लेकर कहां तक? 18 तक। दूसरा आपका कौन सा होगा? स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। कहां से कहां तक? 19 से लेकर 22 तक हो जाएगा, 19 से 22 तक। 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध है, 23-24 में शोषण के विरुद्ध है। और 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। 29-30 शिक्षा संबंधी है। और संवैधानिक उपचार 32 में है। संवैधानिक उपचार किसमें है? तो ये आपका 32 में है। किसमें है? 32 में है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा क्या? 15 है ना, तो 15 किस में आएगा? 14 से 18 में, यानी समता में आएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 124, विषय है संबंधित अनुच्छेद है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29, 30 और 32 बिल्कुल सही है। कोमा की जगह अगर हाइफन देते तो और भी सही रहता। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में है। बिल्कुल सही है, कल ही लिखाए हैं, नीति निर्देशक का ये सारा अनुच्छेद कल लिखाए हैं, बिल्कुल सही है आपका। दूसरा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। ठीक है, यानी SC/ST के बारे में चर्चा अनुच्छेद 46 में है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, 43 के ए में है। नहीं, सहकारी सोसाइटी जो है यानी सहकारी संस्था जो है ये 43 के ख में है। किस में है? ख में है। 43 के ख में सहकारी समिति की बात की गई है। और अगर 43 के ए या क की बात करें तो इसमें क्या है? 43 के क में आपका कुटीर उद्योग हो जाएगा, या फिर आप उद्योग लिख सकते हैं। ठीक है, इन सब की व्यवस्था किस में है? 43 के ए में है। ठीक है, कुटीर उद्योग भी लिख सकते हैं।
ठीक है, इसकी व्यवस्था 43 के ए में है। तो गलत हमारा कौन सा हुआ, सही नहीं है, यही पूछा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। बफरिंग हो रहा है, यहां से तो बिल्कुल सही चल रहा है, यहाँ से तो बिल्कुल सही है। अच्छा, नीति निर्देशक की बात करें, कल कुछ अनुच्छेद लिखाए थे, जैसे 40 में क्या था, 40 में ग्राम पंचायत था, 44 में क्या था, समान नागरिक संहिता था, 45 में क्या था, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा था, है ना। और 47 में क्या था, पोषाहार था और मद्य निषेध था। 48 में क्या था, कृषि और पशुपालन था। 48 के ए में क्या था, 48 के ए में क्या था, तो इसमें वन्य और वन्य जीव का संवर्धन और पर्यावरण, ठीक है, ये था आपका। 49 में क्या था, 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वस्तु आदि के संरक्षण करना, ठीक है। और 50 में आपका कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण था। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था की वृद्धि थी, 51 में, ठीक है। वीडियो रुक रुक के चल रहा है, यहाँ से तो बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से यूट्यूब खोल के बंद करके खोल के आइए, ठीक है, या फिर नेट को फिर से रिफ्रेश कर लीजिए। चलिए, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 125, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक कौन सी शक्ति है, विधायी है, न्यायिक है या कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसका अनुच्छेद बताइए, इसका अनुच्छेद बताइए। क्षमादान की जो शक्ति है ये किसमें दिया गया है, क्षमादान की जो शक्ति है ये किसमें दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान में हर तरह की क्षमादान की व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर हम राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति की बात करें तो उसमें आपका क्या है, उसमें आपके जो मृत्यु दंड है उससे क्षमा करने की शक्ति नहीं है, यानी फांसी की सजा को माफ करने की शक्ति उसमें नहीं है। और ये कैसी शक्ति है, तो ये एक न्यायिक शक्ति है। कैसी है, न्यायिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, जा रहा है वीडियो, रुक रुक के चल रहा है। अच्छा ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं यहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। बिरजू जी, किस में, उधर वाले में। अब बाकी सब लैब का सही है। चलिए, तो क्षमा की बात है, तो क्षमा कितने तरीके का इसमें शामिल है, क्षमा है, प्रविलंबन है, परिहार है, लघुकरण है और विराम है। विराम वो होता है जैसे कोई विशेष कंडीशन हो, जैसे कोई स्त्री अगर जेल में है और क्या, अच्छा स्पीड देख रहे हैं, कोई स्त्री जेल में है, कोई महिला जेल में है और वो गर्भवती है, तो फिर उस स्थिति में क्या किया जाता है, उसका सजा कुछ दिन के लिए रोक दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। प्रविलंबन क्या होता है, दंड पर रोक लगा दिया जाता है, प्रविलंबन होता है। परिहार, बिना परिवर्तन के अवधि को कम करना क्या होता है, प्रविलंबन होता है। और लघुकरण क्या होता है, स्वरूप बदलकर चेंज किया जाता है, स्वरूप बदलकर चेंज किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 126, दीजिए, टेस्ट खत्म हो गया है तो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 126, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। 4 है, उपयुक्त कथनों पर विचार करने हेतु अधोलिखित कूटों से सही उत्तर चुनिए। क्या होगा? किस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति बारिश हो रहा है आपके यहाँ? कहाँ से हैं आप? हैं कहाँ से? किधर बारिश हो रहा है? चलिए देखते हैं क्या क्या है। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है। एक नवीन राज्य के गठन से पहले उस विधेयक पर पहले से क्या करना होगा? पहले से राष्ट्रपति का अनुमति लेना होगा। सही है। ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्य का हित निहित हो, ठीक है, ये भी, इस पर भी पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। बिल्कुल सही है। उसके बाद है राज्यों की सीमा में फेरबदल करने संबंधी विधेयक पर, ये नहीं है, धन विधेयक पर, धन विधेयक पर आपका हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 1 2 4 है ना, 1 2 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सी सही आंसर हो जाएगा। इस पे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की जरूरत होती है, पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 127, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? ये अधिनियम कब का है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का है। कब किया जाता है? किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? ये बताना है। सी देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध विचरण सत्र न्यायालय है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है, या इनमें से कोई भी नहीं है। वीडियो रुक रहा है, हो सकता है कुछ सर्वर का प्रॉब्लम हो, इसीलिए बार बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, यहाँ से भी चेक हो रहा है, अगर वैसा होगा तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ भी बहुत ज्यादा सर्वर डाउन है। ठीक है, तो हो सकता है हो। चलिए 128,
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कौन शामिल है? चलिए, MPLADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्ति जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचना के निर्माण में ही प्रस्तुत हो सकती है। बिल्कुल सही है, MPLADS, ठीक है। ये निधियां जो है टिकाऊ परिसंपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचना के निर्माण में ही प्रस्तुत हो सकती है। बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या को लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। यह भी आपका सही है। प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश जो है, मतलब उनको जो मिलता है उसमें से एक निश्चित अंश लेकर अनुसूचित जाति या जनजाति जनसंख्या को लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। तीसरा है, MPLADS निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किया जा सकता है। ये गलत है, ये वार्षिक तौर पे नहीं होता है। चौथा है, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में कम से कम 10% कार्य का जिला प्राधिकार द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण हो। तो ये भी सही है। आंसर आपका 1, 2, 4 सही है। तो ये हो जाएगा क्या, 1, 2, 4 किस में है? सी में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, 129 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा पूछा है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? राज्यसभा में और लोकसभा का, ठीक है, इस दोनों का भी होना चाहिए पता। राज्यसभा में अधिकतम कितने? तो संविधान के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में है कितने? तो 245 सदस्य है, 245 सदस्य है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। बाकी 233 सदस्य जो हैं ये कहां से हैं? राज्य से है, 233 सदस्य, ठीक है। ये तो राज्यसभा का है। अगर हम लोकसभा की बात करेंगे, तो लोकसभा में कितने सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं? लोकसभा में मैक्सिमम 550 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 550 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में ये संख्या कितनी है? पहले 545 थी जब 2 एंग्लो इंडियन भी इसमें शामिल थे, लेकिन एंग्लो इंडियन का जब से समाप्त हुआ तब से 2 कम हो गया, यानी वर्तमान में कितना है? 543 है। कितना है? 543 सदस्य की संख्या है, ठीक है, जिसमें 524 प्लस 19, 524 प्लस में 19, ये 19 कहां से हैं? यूटी से हैं, केंद्र शासित प्रदेश से। और 24 कहां से हैं? तो 24 राज्य से है, यहाँ पे किसकी बात की गई है? यहाँ विधानसभा की बात की गई है, विधानसभा की बात की गई है। विधानसभा में कितने कितने सदस्य होने चाहिए? तो विधानसभा में अधिकतम 500 और कम से कम 60, कितने? अधिकतम 500 और कम से कम 60 होने चाहिए। तो आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। न्यूनतम यानी कम से कम 60 और अधिकतम यानी कि 500 होने चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी इधर लोकसभा राज्यसभा का ही है। वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्य में है? 6 में है। विधान परिषद का क्या कंडीशन है? विधान परिषद का ये कंडीशन है कि यहाँ पे न्यूनतम सदस्य की संख्या 40 से किसी भी कंडीशन में कम नहीं होनी चाहिए, 40 से कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब चल रहा है ना ठीक से? अब बफरिंग नहीं हो रहा है ना? 130 निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ये बताना है, बताइए क्या होगा? ग्राम सभा के संबंध में, यानी कि जो आपका पंचायत होता है उसके एक स्तर की बात की गई है, कौन सा कथन सही नहीं है? क्या क्या है? चलिए, इसके कार्य और शक्ति ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पे होते
है। बिल्कुल सबका जो काम का बंटवारा है, जैसे केंद्र में अलग अलग बांटा गया वैसे राज्य में बांटा गया, जैसे राज्य में बांटा गया वैसे ही जो आपका विकेंद्रीकरण हुआ तो तीनों लेवल पर उसी तरीके से बांटा गया है, वैसे ही पंचायत में बांटा गया है। ठीक है, तीनों स्तर पे, जहां पे त्रिस्तरीय है वहां त्रिस्तरीय, जहां द्विस्तरीय है वहां द्विस्तरीय, जहां पर एकल व्यवस्था है वहां पर एक स्तर पे। ठीक है, और चौथी भी है, चार भी है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसकी शक्ति का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है। बिल्कुल नहीं, इसकी शक्ति का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा नहीं होता है। जब राज्य में पंचायत होता है तो राज्य के पास होगा ना, क्योंकि कहीं पे ज्यादा कहीं कम होता है, तो जो चीजें राज्य में है वो राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। कौन से? सभी पंजीकृत, मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन मतदाता सूची में हो चुका है वो शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है, ग्राम सभा जो है ग्राम स्तर की एक सभा है, बिल्कुल सही है। और आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? बी सही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बी सही आंसर होगा, बी सही आंसर होगा। यहां से हम आपको बता दें, लिखाएंगे नहीं क्योंकि आप जानते हैं 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत से ही संबंधित है। उसी के तहत इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था। ठीक है, 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत। ठीक है, पहले अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ये नीति निर्देशक तत्वों में था, लेकिन फिर धीरे धीरे हर राज्य इसे अपनाने लगा। लेकिन वर्तमान में कुछ राज्य हैं जहां पे ग्राम पंचायत अभी भी नहीं है। ठीक है, ग्राम पंचायत अभी भी नहीं है। और मैक्सिमम राज्य में कैसा है? त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय के लिए सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये 3 स्तर पे होता है, इसमें शक्ति का विभाजन 3 स्तर पे किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और किस अनुसूची में है, किस भाग में है, ये भी बताना है। बताइए भाग, बताइए कौन सा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये पंचायती राज व्यवस्था को लेकर बनाई गई समिति है और उनका वर्ष है। कौन सी समितियां किस साल बनी थी, उनका कार्यकाल आपको दिया गया है। कौन सी समिति किस साल बनी थी? 131 का बताइए क्या होगा? 131 का बताइए क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति 1957। ठीक है, अशोक मेहता समिति 1977। LM सिंघवी समिति जिनके सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी 1986 में। PK थुंगन समिति 1988 में। तो एक का 1 2 3 4। ठीक है, आता है ना। चलिए, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 सही आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इसमें बात की गई है ना। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय है, इसमें द्विस्तरीय पंचायती राज समिति की बात की गई है। LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति में संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई है और 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत इसमें दर्जा दिया गया है और 74वें के तहत नगर निगम को दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए एक दिन आपको ये भी लिखा देंगे कि एकल व्यवस्था कहाँ कहाँ है, द्विव्यवस्था कहाँ कहाँ है, द्विस्तरीय कहाँ है, त्रिस्तरीय कहाँ है और चार कहाँ है, 4 स्तरीय व्यवस्था। 132 कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह, यानी कि कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह क्या होगा, तो बताइए, पढ़िए क्या क्या है।
चलिए, कोई भी संविधान संशोधन कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह क्या क्या है, वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित करेगा। ये कोई बात नहीं हुआ। विधि के समक्ष समानता के अधिकार को, ठीक है, ये आपके भाग 3 में है, विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार है ना। 14 में या कानून का समान संरक्षण भाग 3 से हटाकर अन्यत्र कहीं रखता हो तब इसे संवैधानिक घोषित किया जाएगा। सही है, ये तो सही है। तीसरा है, कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता हो, ये गलत है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो किसको संवैधानिक घोषित किया जाएगा, किसको घोषित कर सकता है, किसको करेगा, बी को करेगा। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटा करके अन्यत्र कहीं रखा जाता है तो उसे संवैधानिक घोषित किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है ये। चलिए आगे, 133 कथन और कारण दिया है। भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा तो आप कभी नहीं पढ़े होंगे, पॉलिटी अगर पढ़े होंगे तो इसमें क्या पढ़े हैं, इसमें पढ़े हैं मंत्री परिषद जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद की अगर बात करें तो ये दो कंडीशन इसमें आता है, एक सामूहिक रूप से, है ना, जो यहाँ पे दिया हुआ है, संयुक्त रूप कहें या सामूहिक रूप कहें, संयुक्त रूप से या सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, सिर्फ लोकसभा के प्रति। लेकिन अगर वहीं हम व्यक्तिगत रूप से बात करें तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच का कड़ी कौन होता है, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच का कड़ी कौन होता है, कौन होगा इसके बीच का कड़ी, तो वो होंगे कौन, हमारे प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे, हमारे प्रधानमंत्री होंगे, दोनों के बीच के कड़ी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो आपका क्या हुआ, गलत हो गया। रीजन देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। रीजन तो बिल्कुल सही है, ठीक है, रीजन बिल्कुल सही है कि लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, ये संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, मंत्री बनने के लायक हैं, ये सही है, ठीक है। तो रीजन सही है लेकिन कथन गलत है। किसमें है, कथन गलत है पर कारण सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, कथन गलत है पर कारण सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर होगा, सी ही होगा ना, कथन गलत है कारण सही है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आज के क्वेश्चन का मेरे हिसाब से आपको जो सेट मिला होगा और सेट में जो आंसर होगा बहुत सारा आंसर गलत होगा, ठीक है, बहुत सारा आंसर गलत होगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134, क्या है, उच्चतम और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया था। कहने का मतलब, जब आप न्यायिक व्यवस्था पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं, इनको अगर नियुक्त करना है या इनको नियुक्त करना है या इनको कहीं ट्रांसफर करना है, इनका स्थानांतरण करना है, तो वो परामर्श लेंगे, राष्ट्रपति परामर्श लेंगे, राष्ट्रपति क्या करेंगे, परामर्श लेंगे। तो उस परामर्श प्रक्रिया में
राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को एक अभिदेशन किए थे। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत। तो परामर्श संबंधी अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में है, परामर्श संबंधी अधिकार राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में है कि राष्ट्रपति जो है ये तो आप जरूर पढ़े हैं और हम बहुत बार डिस्कशन भी करवाए हैं। हमारे जो राष्ट्रपति है ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श परामर्श लेते हैं। क्या है? परामर्श लेते हैं। ठीक है, परामर्श लेते हैं, लेकिन इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। परामर्श ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ये चीज पढ़े हैं आप। किसमें है? तो ये है आपका खंड 1 अनुच्छेद 143। 143 के खंड 1 में इस चीज का वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है, इस चीज का वर्णन आपको मिल जाएगा। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उसे पसंद है तो मानेगा, नहीं है तो नहीं मानेगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अच्छा, इससे एक रिलेटेड संशोधन है जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, और वो संविधान का एकमात्र संशोधन है जिसे बाद में समाप्त किया गया। कौन सा है? 99 संवैधानिक संशोधन। कौन सा? 99 संवैधानिक संशोधन है। ये आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था, जिसे कि बाद में लागू होने के बाद समाप्त किया गया। इसीलिए एकमात्र संशोधन आपका 99 संवैधानिक संशोधन है, जिसे बाद में समाप्त किया गया था। चलिए, आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 135। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? किस वर्ष? 1975 में, 77 में या 76 में? ठीक है, स्पीड बढ़ाएं तो ठीक है, फिर बढ़ाते हैं स्पीड। किस वर्ष किया गया? अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षण से अलग किया गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। ये 1976 में किया गया। कब? 1976 में अलग किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब आप बताइए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में कहां पे दिया हुआ है? कहां पे दिया हुआ है बताइए। हम स्पीड बढ़ा के आगे बढ़ते हैं, आप इसका आंसर बताइए। चलिए, 1977 है, एक बार सर्च कीजिएगा 76 है या 77 है। चलिए, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंध की विवेचना की गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में आर्थिक संबंधों की विवेचना किसमें की गई है? 168 से 71, 268 से 81, 278 से 91, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। ये भाग 12 में आपको मिलेगा। भाग 12 में इसकी चर्चा की गई है। 264 से लेकर 300 के क तक वित्त संपत्ति और संविदा, वित्त संपत्ति और संविदा। भाग 12 वित्त संपत्ति और संविदा की चर्चा इसमें की गई है। वित्त संपत्ति और संविदा की चर्चा की गई है। इसी में आपका अनुच्छेद 268 से लेकर 281 तक आता है। ये पूरा भाग आपका 264 से लेकर 300 के क तक है। 264 से लेकर के 300 के क तक इसमें आ जाएगा। 264 से 300 के क तक इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ जो आपसे पूछा गया है, यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? आर्थिक संबंधी किसके किसके बीच में विभाजन होना चाहिए? केंद्र और राज्य के बीच में। तो ये 268 से 281 हो जाएगा। 268 से 281 हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 268 से 281। वैसे भाग 12 कहां से कहां तक है? 264 से 300 के क तक है, जिसमें वित्त संपत्ति और संविदा की चर्चा है। एक 114 को देखिए। अच्छा, देख लेंगे, लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, 114 नंबर एक बार लास्ट में कमेंट करिएगा, देख लेंगे क्या है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। कब? ये आपको बताना है।
यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं, मतलब जिस दो राज्य या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन होना है, अगर वो राज्य इसके लिए हामी भरते हैं, यानी वो राज्य इसके लिए तैयार होते हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो ये आपका सही है। दूसरा है संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग को नियुक्त करता है, ये भी सही है। आंसर आपका होगा सी। देखिए ये जो दो स्टेटमेंट में तोड़ के दिया है, इसका एक सिंपल सा आंसर आपका ये होता है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है ना, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, तो इसका जो गठन है वो जिस राज्य में होना है, मतलब जिस राज्य के लिए होना है, जिस राज्य के लिए होना है, वो प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी और संसद फिर वहां से क्या करेगा, उसके लिए जो अधिनियम मतलब जो नियम है उसके तहत वहां पे गठित कर देगा। 114 का देख लेंगे वाजिद, 114 का देख लेंगे, ठीक है, देख लेंगे, लेकिन अभी कर लेते हैं, लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एक लाइन में आंसर हो जाएगा। जो राज्य है वो राज्य क्या करेगा, वो राज्य प्रस्ताव पारित करके क्या करेगा, अगर हाँ कर देता है तो वो संसद के पास प्रस्ताव को भेज देगा और फिर संसद क्या करेगी, उस दो या दो से अधिक राज्य के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर देगी, ठीक है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर देगी। क्लियर है? इसी को दो लाइन में तोड़ के लिख दिया है कि जो राज्य है वो करार कर दे, फिर संसद विधि के द्वारा इसे नियुक्त कर देगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्ति राशि खो देता है, तो इसका अर्थ क्या है? निक्षिप्ति राशि मतलब कि जमानत राशि जो पहले लिया जाता है, आप किसी भी स्तर के चुनाव को लड़ रहे हैं, केंद्र, राज्य या फिर पंचायत स्तर के, तो आपसे कुछ ना कुछ जमानत राशि के तौर पर लिया जाता है, ठीक है। चलिए बताइए, अपनी जमानत राशि खो देता है, इसका अर्थ क्या है? कब खोता है? क्या क्या है ऑप्शन? मतदान बहुत कम हुआ है, इसमें नहीं खोएगा, बिल्कुल भी नहीं खोएगा। चलिए, बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, कितने भी सदस्य हो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों इसमें खोएगा? निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी, हाँ, इसमें हो सकता है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की अगर संख्या ज्यादा थी तो जितना वोट मिलना चाहिए, ठीक है, उतना वोट नहीं मिला और वो उस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाया, इसी वजह से उसकी जमानत राशि जो है वो क्या हुई, वो जब्त हो गई, ठीक है, जमानत राशि जब्त हो गई। तो निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या में बहुत ज्यादा थी, मतलब वो बहुत ज्यादा था, इसीलिए वोट जो है वोट बट गया और एक जो क्राइटेरिया जो होता है कि आपको इतना वोट हासिल करना है तभी आपको जमानत राशि वापस मिलेगी, वो पार ही नहीं कर पाया, इसी वजह से क्या होगा, उसकी जमानत राशि समाप्त हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 139 मंडल आयोग किससे संबंधित है? ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है, जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है, को गठित करने वाले कौन थे? ठीक है, मंडल आयोग की अगर हम बात करें तो ये आरक्षण के लिए बना था, किसके लिए बना था? आरक्षण के लिए बना था, और किसके आरक्षण के लिए बना था? तो ओबीसी के आरक्षण के लिए बना था, और इसी आयोग के तहत ओबीसी को आरक्षण भी दिया जाता है, ठीक है, ओबीसी को बाद में आरक्षण भी दिया गया था। 1979, ठीक है, 1979 जब मंडल आयोग का गठन किया गया था, 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था और 1990 में इसे लागू किया गया था, 1990 में इसे लागू किया गया था, ठीक है, हाँ, 27% का आरक्षण दिया जाता है। अगर हम इसके गठन की बात करें तो 1 जनवरी 1979 को इसका गठन होता है, और ये लागू कब होता है? तो ये लागू आपका 1990 में होता है, 90 में होता है। किसके समय में होता है? तो उस समय कौन थे हमारे पीएम? बीपी सिंह थे। कौन थे? बीपी
सिंह थे, बीपी सिंह थे उस समय हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछा, यहाँ पूछा गठित करने वाले कौन थे। तो जिस समय गठन हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई थे। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी सही आंसर होगा, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें आरक्षण की, ओबीसी को आरक्षण के लिए सबसे पहले काका कालेलकर समिति का गठन किया गया था। पहली समिति कौन थी, काका कालेलकर समिति थी। आगे चलिए 140 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, 356 के अंतर्गत लगने वाला राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहां लगा था, सबसे पहले कहां लगा था, ये आपसे पूछा गया है। 352 में क्या है, 352 में है आपका राष्ट्रीय आपात। क्या है, राष्ट्रीय आपात। कितनी बार लगा है, तो 3 बार लगा है। कितनी बार, 3 बार लगा है। ठीक है, भारत चीन, भारत पाक और आंतरिक अशांति की वजह से 3 बार लगा है। दूसरी 356, 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है। अच्छा, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य या किसी विशेष क्षेत्र में लगता है, सबसे पहले कहाँ लगा ये पूछा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा है, तो सबसे ज्यादा बार मणिपुर में 11 बार लगा है। ठीक है, मणिपुर में लगा है। फिर आपका यूपी है, यूपी में 10 बार लग चुका है, यूपी में 10 बार लग चुका है। ठीक है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, 9 बार लगा है। तो ये हो गया। फिर 360 में वित्तीय आपात है, जो कि अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, उस समय पंजाब जो है वो पेप्सू राज्य था और सबसे पहले पंजाब में ही लगा था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर होगा सी। लेकिन अगर वही पूछे कि 356 जो है ये सर्वाधिक कहाँ लगा है, सर्वाधिक कहाँ लगा है, तो सर्वाधिक कहाँ लगा है, ये सर्वाधिक लगा है आपका कहाँ, मणिपुर में। कहाँ लगा है, अभी वर्तमान डाटा के अनुसार कहाँ पे, मणिपुर में लगा है। कितनी बार, 11 बार लग चुका है। यूपी में दूसरे स्थान पे यूपी है, 10 बार लगा है, 10 बार लगा है। जम्मू कश्मीर प्लस पंजाब कितनी बार लगा है, 9 बार लगा है। कितनी बार, 9 बार लगा है। और अपने बिहार में कितनी बार लगा है, 8 बार लगा है। बिहार में कितनी बार लगा है, बिहार में 8 बार लगा है, 8 बार लगा है। और अंतिम बार 2005 में लगा था। आंसर क्या होगा, सी सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। हाँ बिल्कुल, सी सबका सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, बताइए। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व में भी आप देखेंगे, मौलिक कर्तव्य में भी देखेंगे और मौलिक अधिकार में भी देखेंगे। तो कौन सा संशोधन है ये भी बता दीजिएगा। और यहाँ पे तो आपका दिया हुआ है कि संशोधन करके कब अधिकार को जोड़ा गया। ठीक है, कब जोड़ा गया है। वैसे संशोधन 86वां संवैधानिक संशोधन है जो 2002 में होता है। ठीक है, चलिए आंसर आ रहा है 1 अप्रैल 2010। बिल्कुल, अधिनियम कब का था, 2009 का था। अगर हम अधिनियम की बात करें, ये अधिनियम कब का था, 2009 का था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का था। लेकिन कब जोड़ा गया, या फिर पूछे कब लागू किया गया, कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 को किया गया। आंसर क्या होगा, ए सही आंसर होगा ए। कौन सा संवैधानिक संशोधन है, 86वां संवैधानिक संशोधन। 86वां संवैधानिक संशोधन कब होता है, 2002 में होता है। ठीक है, इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, जिसमें माता पिता या जो संरक्षक है उनको बच्चों को शिक्षा देने की बात की गई थी। ठीक है, और 86वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही आपका मौलिक अधिकार में भी शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। मौलिक अधिकार में भी जो शिक्षा का अधिकार है वो 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। और नीति निर्देशक तत्वों में भी जोड़ा गया है, तीनों में जोड़ा गया है 86वां संवैधानिक संशोधन के तहत। चलिए आगे चलते हैं, 142 भारत के संविधान के अनुच्छेद 368
368 के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताएं। 368 में है क्या? संविधान संशोधन की बात है। तो बताइए क्या होगा आंसर। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा, बिल्कुल सही है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा। हम्म, 21 से 20 में अपराध के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। 21 के ए में शिक्षा की बात है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। और फिर 22 में गिरफ्तारी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। हाँ, किया गया था, बिल्कुल सही है। 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा 368 को संशोधित किया गया था। 368 किससे है? संविधान संशोधन से ही संबंधित है। इसमें जोड़ा गया कि कौन सा संवैधानिक संशोधन के दायरे में आएगा, कौन सा संवैधानिक संशोधन के दायरे में नहीं आएगा। उसके बाद कितने तरीके से संवैधानिक संशोधन हो सकते हैं, सामान्य तरीके से, बहुमत के आधार पर, या 2 या 2 से अधिक राज्य के बहुमत के आधार पे। ठीक है, ये चीजें हैं। फिर है 101वां संवैधानिक संशोधन 2016। क्या है इसमें? जीएसटी की बात की गई है। क्या है? जीएसटी है, जीएसटी है। 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था। जब जीएसटी जोड़ा गया तो जीएसटी जोड़ा गया कौन सा? 101वां संवैधानिक संशोधन, तो 368 में संशोधन किया गया। बिल्कुल ही क्या है? सही है। तो आंसर क्या होगा हमारा? 1 और 2 दोनों सही है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य हैं जिनमें से एक कथन और दूसरा कारण है। क्या कहा गया है? कथन और कारण है। बताइए आंसर क्या होगा। कथन और कारण है, बताइए क्या होगा आंसर। हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड नहीं है, गुड्स होगा। गुड्स, गुड्स मतलब सामान, वस्तु। गुड्स मतलब सामान या वस्तु। गुड मतलब अच्छा। अब वॉइस ठीक है? अब वॉइस ठीक है? अच्छा, वो गलती से बंद हो गया था, इसी वजह से गलती से बंद हो गया था। अब ठीक है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसको आराम से पढ़िए, ये चीजें आप समझ जाएंगे। ठीक है, आपको पता है जो बहुमत दल होता है उसी के नेता को क्या बनाया जाता है? सरकार बनाया जाता है, चाहे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, जो भी है। ठीक है, तो कथन है आपका भारत के केंद्रीय लोकसभा, भारत का जो लोकसभा है और राज्य विधानसभा के निर्वाचन में सदस्य का बहुमत पाने वाले, क्या है? सदस्य का बहुमत पाने वाले, ये बहुमत है, बहुमत है, पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं। मतलब जहां पे सदस्य ज्यादा जीतते हैं उसका जो बहुमत हासिल होता है वहां पे। ठीक है, ना कि मतों का बहुमत पाने वाले। कहने का मतलब ये है कि पूरा जो आपका एक पार्टी होता है, कमेंट देख लिए हैं, पूरा जो एक पार्टी होता है उसका टोटल वोट या फिर जहां से जितने सदस्य जो जीते हैं उनका वोट, तो किसका लेंगे? जो सदस्य होते हैं उनका लेंगे। तो ये बिल्कुल सही है, ना कि मतों का बहुमत पाने वाले का, बल्कि सदस्य का जो बहुमत होता है उनका ही क्या बनता है? उनका ही सरकार बनता है। बिल्कुल सही है, ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचन में प्राप्त मतों की आपेक्षिक बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचन में प्राप्त मतों की आपेक्षिक बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। ये गलत है, ये आपका गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि किसी भी पार्टी में सदस्य देखा जाता है कि कितने सदस्य इस पार्टी के जीते हैं। ठीक है, कितने सदस्य जीते हैं, ना कि पूरे पार्टी का मत देखा जाता है। मत एक व्यक्ति के लिए देखा जाता है कि इस व्यक्ति को उसका जो सामने वाला प्रत्याशी है उससे कितना ज्यादा वोट मिला है, कितना ज्यादा वोट मिला है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। ए सही है पर आर क्या है? गलत है। ध्यान से पढ़िएगा, इस स्टेटमेंट को आप समझ जाएंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 144। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? यानी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी
या फिर क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देने का अधिकार किसका है ये बताना है। कल भी बताए हैं, भारत में निर्वाचन आयोग है। भारत में कौन है? निर्वाचन आयोग है, जिसका काम है चुनाव करवाना। निर्वाचन आयोग है, काम क्या है? चुनाव करवाना, मतदाता सूची तैयार करवाना, आचार संहिता लागू करना, ठीक है, उसके बाद परिसीमन क्षेत्र तैयार करना, उसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को दर्जा देना, उसे चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये सभी काम किसका है? निर्वाचन आयोग का है, जो कि 3 सदस्य आयोग होता है। पहले 1 सदस्य हुआ करता था, वर्तमान में 3 सदस्य। इसकी स्थापना कब हुई है ये आपको बताना है। डेट हम बता देते हैं, क्योंकि डेट जो है 25 जनवरी, इसी दिन क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये अधिकार किसका था? ये अधिकार किसका है? निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग का है। निर्वाचन आयोग यानी कि किसका है? चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग का है। तो हमारा आंसर क्या होगा? संसद बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं, चुनाव आयोग करता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सबका आंसर सही है। श्वेता आंसर ए क्यों दिए हैं? संसद करेगी? संसद करती है? संसद नहीं करती है, निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। अच्छा, आपके सेट में आंसर होगा शायद ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत है। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत है, आप मिलाइएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 145 बिहार लोक सेवा आयोग कब अपने कार्य रूप में आया था? अच्छा, वो क्वेश्चन हम कल भी बताए थे। कल जब था कि राजनीतिक पार्टी का दर्जा निर्वाचन आयोग कब देगा, कब किसी पार्टी को राजनीतिक पार्टी का दर्जा देगा, तब बताए थे। 3 कंडीशन था उसके लिए। बिहार लोक सेवा आयोग कब अपने कार्य रूप में आया था? कब अपने कार्य रूप में आया था? पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री राजेंद्र सिन्हा थे, और 1 अप्रैल 1949 को आया था। कब? 1 अप्रैल 1949 को आया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए 146 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का विधान मंडल होगा? विधानमंडल के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा है ये बताना है। विधानमंडल के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा है ये बताना है। चलिए 4 अनुच्छेद 168, 169, 170 और 171, ये 4 अनुच्छेद है। चारों अगर आपको याद रहता है तो विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा, ये तीनों आपका हो जाएगा। ठीक है, 168 में विधानमंडल के बारे में है, 169 में विधान परिषद के बारे में है, 170 में विधानसभा के बारे में है और 171 में विधान परिषद के बारे में है। विधान परिषद के बारे में है। ठीक है, अब इसमें क्या है? 169 में विधान परिषद, 171 में, तो 169 में विधान परिषद का सृजन या समापन है, सृजन या समापन की बात की गई है, और 170 में विधानसभा की संरचना की बात है, और 171 में विधान परिषद के संरचना की बात की गई है। यहाँ पे क्या पूछा गया? विधानमंडल पूछा गया, तो विधानमंडल के लिए आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 168 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए उसके बाद 162 है। 162 में क्या है? राज्य की जो कार्यपालिका है उसका विस्तार। ठीक है, 61 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का, ये सॉरी 62 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या होगा? कार्यपालिका शक्ति का क्या होगा? शक्ति का विस्तार होगा। ठीक है, 162 में है। और 164 में क्या है? नियुक्ति किसके द्वारा होगी? ये आपका 164 में कहा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता
ठीक है। महान्यायवादी, राष्ट्रपति, महाधिवक्ता, राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। उसके बाद राज्य वित्त आयोग जो कि 243 के आई में है, उसके अध्यक्ष है। किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो ये भी होगा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति होगा। अच्छा, राज्य लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें, नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा होगा, लेकिन हटाने संबंधी प्रावधान कौन हटाएगा, तो हटाने का अधिकार किसका है, ये है राष्ट्रपति का। किसका है, ये राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति का है। तो आंसर आपका क्या होगा, डी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। महाधिवक्ता, राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य कौन, राज्यपाल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबका आंसर है सी, बिल्कुल सही है। मन्नू, रिंकू, नमन, प्रभाकर, श्वेता, बसंती, सभी का आंसर सी है। 148 बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। 7 मार्च 2005 को जब अंतिम बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था, उस समय भी बताए थे बिहार में टोटल कितनी बार लगा है, तो 8 बार लगा है। अंतिम बार 2005 में लगा, और अगर हम पहली बार की बात करें तो पहली बार 1968 में लगा था, 1968 में पहली बार लगा था। जिस समय पहली बार लगा उस समय सीएम भोला पासवान थे और राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे, ठीक है। चलिए, टोटल कितनी बार, 8 बार लगा है, टोटल 8 बार लगा है। अगर हम पहली बार की बात करें, पहली बार 1968 में लगा, ठीक है। इस समय सीएम कौन थे, सीएम भोला पासवान थे, भोला पासवान थे, भोला पासवान उस समय थे सीएम। और इस समय अगर हम राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे, नित्यानंद कानूनगो इस समय थे। इनके समय में 2 बार लगता है, 2 बार लग जाता है बिहार में, ठीक है, 2 बार लग जाता है। अब बताना जब अंतिम बार लगा तो उस समय कौन थे, तो उस समय बूटा सिंह थे। कौन थे, बूटा सिंह थे। कौन, बूटा सिंह थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और उस समय सीएम कौन थी, उस समय सीएम राबड़ी देवी। कौन, राबड़ी देवी थी, सीएम राबड़ी देवी, और बूटा सिंह राज्यपाल थे। मैम, ऑनलाइन टेस्ट देना सही रहेगा या ऑफलाइन, आपको जो सही लगता है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन में अपनी कंटिन्यूटी बना के रखते हैं तो ऑनलाइन भी सही है, और ऑफलाइन की सुविधा अगर है, कहीं आसपास रहते हैं तो जाकर ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। और ऑफलाइन ज़्यादा बेटर भी रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन जाके दीजिएगा तो एक आइडिया आएगा विद्यार्थी के बीच में रहकर देने का, ठीक है। थोड़ा सा लगेगा कि हाँ एग्जाम वाला माहौल है। 149 बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में पुरुषों का मत प्रतिशत कितना था, पुरुष का कितना था ये पूछा गया है। 2020 में पुरुषों ने कितना वोटिंग किया ये आपसे पूछा गया है। तो 55 में थोड़ा सा कम, यानी 54.7%, 54.7%। आंसर ऑप्शन नंबर ए। 150 बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था, 60 में, 61 में, 62 में, ठीक है, बताइए कब पारित हुआ था। सबसे पहले कहां पर, सबसे पहले त्रिस्तरीय व्यवस्था भागलपुर में 1964 में, सबसे पहले भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में, ठीक है, 1964 में त्रिस्तरीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू किया गया था, त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू किया गया था। ये अधिनियम कब पारित हुआ ये बताना है। अधिनियम 1961 का है। कब का है, 61 का है, 1961 का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 का है। आंसर सभी का सी है, किसी का ए है, किसी का सी आंसर है, किसी का ए आंसर है।